सर्दियाँ जब आती हैं तो जो प्रेगनेंसी में ख़वातीन होती हैं उन्हें एक प्रॉब्लम हो जाता है, वो है कॉन्स्टिपेशन का। तो कॉन्स्टिपेशन सर्दियों में क्यों होता है और आम लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो जाता है कि ड्यूरिंग विंटर्स आपका स्टूल आसानी से पास नहीं होता। इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं और एक हामला औरत को इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम डाइट जानेंगे कि आपको क्या लेना है और कब डॉक्टर के पास जाना है, या ये प्रेगनेंसी पाइल्स में कब कन्वर्ट होता है तो उससे कैसे आप एहतियात कर सकती हैं। मैं हूँ डॉक्टर हिरा, गायनी इशूज़ के हवाले से, प्रेगनेंसी इशूज़ के हवाले से इस चैनल पर आपको डिफरेंट टॉपिक्स पर बता रही होती हूँ। अच्छा, क्योंकि क्या होता है इसके पीछे जो कॉमन कॉज़ है वो ये है कि सर्दियों में यूजुअली किसी को भी ज़्यादा प्यास का एहसास नहीं होता, पानी नहीं पीती तो फ्लूइड का इंटेक कम होता है, तो क्या होता है कि वो कॉन्स्टिपेशन में तब्दील हो जाता है। दूसरा रीज़न जो है कॉन्स्टिपेशन का वो ये है कि अगर आपकी अर्ली प्रेगनेंसी चल रही है और प्रेगनेंसी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, तीसरा चौथा महीना भी चल रहा है, तो ऐसी ख़वातीन को भी प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसके पीछे ये रीज़न है कि आपका जो प्रेगनेंसी हार्मोन है जिसे हम प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपके जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है, बॉवल मूवमेंट है, वो स्लो डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो प्रेगनेंसी हार्मोन का होना भी आपकी कॉन्स्टिपेशन का रीज़न बन सकता है। और जो तीसरा कॉमन कॉज़ है वो ये है कि जब सेकंड ट्राइमेस्टर लगता है आपका, जो हमल का चौथा, पाँचवा, छठा महीना होता है, तो यूजुअली इसमें आपकी जो डॉक्टर है वो आपको कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स देती है, उन सप्लीमेंट्स की वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी के 3 महीने होते हैं शुरू के, उसमें आयरन की टैबलेट नहीं दी जाती। आयरन रिच डाइट आप ले सकती हैं लेकिन टैबलेट्स की फॉर्म में नहीं दी जाती। तो जब दूसरी समाही लगती है, दूसरा ट्राइमेस्टर लगता है, तो इसमें बच्चा अब क्योंकि पहले 3 महीने अपना गोश्त मसल गेन कर रहा था, अपने बॉडी ऑर्गन्स गेन कर रहा था, लेकिन चौथे महीने से बच्चे की बोन्स बनने का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो जाता है। अब जब बच्चे की बोन्स बनती हैं तो वो माँ की हड्डियों से कैल्शियम एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी गायनोलॉजिस्ट आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देती है ताकि माँ की हड्डियों में कमी ना हो कैल्शियम की। तो ये जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स होते हैं, जिसे हम आयरन सप्लीमेंट्स भी कहते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी होते हैं, तो ये आयरन सप्लीमेंट्स आपकी आंतों में जाकर कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो सेकंड ट्राइमेस्टर में आप टैबलेट्स ले रही होती हैं उस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अब आयरन के सप्लीमेंट्स लेने से जो स्टूल है वो ब्लैक कलर का हो सकता है, तो औरतें जो पहली बार माँ बनती हैं वो घबरा भी जाती हैं कि हमें स्टूल ब्लैक कलर का आ रहा था और फिर हमें कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो फिर हम क्या करें। तो आप ये नोट करें कि आपने आयरन की जो टैबलेट्स थी उसके साथ आपको जो फाइबर रिच डाइट है वो रिकमेंड की गई होगी, आपको वो लेनी ही है, क्योंकि आयरन कब्ज़ करता है और कब्ज़ को या कॉन्स्टिपेशन को जो तोड़ता है वो है फाइबर रिच डाइट। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आप इस तरीके से अपनी आयरन की कमी भी दूर करेंगी और फाइबर की कमी भी दूर करेंगी। तो आपको फाइबर रिच डाइट लेनी है जब आप आयरन के सप्लीमेंट्स ले रही होती हैं, तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो ये इसका ट्रीटमेंट भी डॉक्टर्स जो होती हैं वो फाइबर रिच डाइट भी दे सकती हैं, आपको बता सकती हैं, और साथ में फाइबर की कुछ टैबलेट्स भी दे सकती हैं। लेकिन बेहतर है कि आप इसको फलों से, सब्जियों से, जो फाइबर रिच डाइट है उससे पूरा करें ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो यहाँ तक बात बिल्कुल नॉर्मल है, यूजुअली हो जाता है सेकंड ट्राइमेस्टर में, स्पेशली जब आप आयरन की टैबलेट्स ले रही होती हैं या आपका सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा होता है, जो प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से होता है। और विंटर्स में आपका फ्लूइड इनटेक कम होता है, तो इस वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। प्रॉब्लम कब आती है, जब आप इस कॉन्स्टिपेशन को प्रॉपर ट्रीट ना करें, इसको तवज्जो ना दें, तो फिर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मरहले में दाखिल हो जाता है और ये प्रेगनेंसी पाइल्स में तब्दील हो जाता है। तो इससे परमानेंटली बचने के लिए आपको डेली अपनी डाइट में कोई ऐसा फल, ऐसी सब्ज़ी इस्तेमाल करनी है जिससे आपको 25 से 30 ग्राम फाइबर डेली की जो रिकमेंडेड सोर्स होती है वो आपको लेनी ही है। तो आप एक प्याली कोई भी फ्रूट्स खा सकती हैं। उसके अलावा आप जो पल्प वाला फ्रूट होता है उसका इस्तेमाल करें। पल्प का मतलब गूदे वाले जो फ्रूट्स होते हैं, अगर आप वो खाएंगी पल्प के साथ तो वो आपकी इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका ये ट्रीट नहीं होता तो डॉक्टर आपको इनिशियल बेसिस पर जो सिरप्स होते हैं कॉन्स्टिपेशन को रिलीज़ करने के, वो दे।
अगर ये कॉन्स्टिपेशन सीवियर हो जाए तो फिर आपकी जो स्टूल है पास करने में अगर आपको ब्लड आता है तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। ऑल्दो कि ये आपके बच्चे को कोई ख़ास अफेक्ट नहीं देता, लेकिन उस टाइम पर अफेक्ट करता है आपको कि अगर आपकी प्रीवियस कोई सी सेक्शन हुआ हो, कोई स्कार्स हो, तो उस वक्त प्रेशर लगाने से आपके स्कार्स में पेन हो सकता है, या आपकी जो अर्ली प्रीटर्म बर्थ है वो हो सकती है। ऑल्दो कि ये बच्चे को डायरेक्टली नुकसान नहीं देता, लेकिन आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना है। आपको शुरू से लेकर आखिर तक अपनी डाइट में फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है और ऐसी ग़िज़ाइयत लेनी है जिसमें फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा हो। अमरूद इस सिलसिले में बेहतरीन रहते हैं। अगर आप अमरूद की और बेरीज़ होती हैं, ब्लैक बेरीज़ हैं, रेस्पबेरीज़ हैं, ये सारी मिलकर फ़ाइबर कंटेंट इसके अंदर ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो पपीता होता है, लेकिन वो कच्चा पपीता आपने नहीं खाना। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप 1 या 2 पीस पपीते के खा सकती हैं। ऑल्दो कि पपीता अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेती हैं तो ये आपके लिए हेल्दी नहीं है। कोशिश करें कि बाकी फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में, सर्टेन अमाउंट में पपीता भी आप खा सकती हैं। 2 या 3 पीस काफ़ी होते हैं अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि पपीते के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर देता है। तो कच्चा पपीता ना खाएं, आप पका हुआ पपीता 2 या 3 पीसेस ले सकती हैं। ड्रैगन फ्रूट होता है, ये भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जो सेब है, ये आयरन भी इसके अंदर होता है और इसके अंदर फ़ाइबर कंटेंट भी होता है। तो अगर आप कोई सप्लीमेंट नहीं लेती तो सेब का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि सेब अगर आप छिलके समेत खाती हैं, छिलका ना हटाएं, तो आपको फ़ाइबर भी अच्छे अमाउंट में मिल जाता है। अगर आपको डिलीवरी से पहले, प्रेगनेंसी से पहले भी आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था, तो अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए कि आपको खजूर ज़रूर खाने, क्योंकि खजूर का जो पल्प होता है ये आपके कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में हेल्पफुल होता है। बाज़ार के खाने या जंक फूड्स हैं, इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपको कॉन्स्टिपेशन देता है। और अगर आपकी आंतें वैसे ही खुश्क हैं, आपको वैसे ही कॉन्स्टिपेशन रहता था, तो फिर आपको इन चीज़ों से ख़ास तौर से अवॉइड करना है। क्या होता है कि कभी कॉन्स्टिपेशन इतना सीवियर होता है कि जब प्रेशर पुट ऑन करती है एक औरत, तो फिर उसके एनल फिशर का या एनल पाइल्स होने का ख़तरा होता है, जो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। तो कोशिश करें कि जैसे ही आपको 1 दिन या 2 दिन अगर आपको स्टूल पास नहीं होता, तो आपको विदाउट टाइम वेस्ट किए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि आपको प्रेगनेंसी पाइल्स ना हो। आप स्मूदी डेली 1 गिलास ले सकती हैं। स्मूदी में क्या होगा कि आप 3-4 फ्रूट्स मिलाएं और उसको दूध के अंदर डालकर ब्लेंड कर लें। चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। लेकिन स्मूदी के फॉर्म में क्या होता है कि वो जो पल्प होता है, उसके जो फाइबर कंटेंट्स होते हैं वो मिल जाते हैं। जो छान के स्ट्रेन करके आप फ्रूट जूस लेती हैं वो बिल्कुल फ़ायदा नहीं देते। उसका पल्प निकला हुआ होता है, फाइबर कंटेंट निकले हुए होते हैं। तो स्मूदी में क्या होता है, सब चीज़ें ब्लेंड हो जाती हैं। डेली अगर आप 1 गिलास स्मूदी का लेती हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन ना हो।